So hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Sasi Kumar and I am a second year MBBS student. Guys, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आप क्यों पढ़ाना छोड़ दिए, तो बहुत कुछ रीजन था उसके वजह से हमने छोड़ दिया. So guys, मैंने डिसाइड किया कि फिर से हम लोग शुरू करते हैं. ठीक है, अब नीट 2022 एंड नीट 2023 दोनों को टारगेट लेके हम चल रहे हैं. ठीक है गाइज, 10 डेज़ का ये कोर्स है. ठीक है, इस 10 डेज़ के कोर्स में हम आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे अब. ठीक है, 10 डेज़ में पूरा कंप्लीट आइसोमेरिज्म हम खत्म करने जा रहे हैं. एंड आप लोग को बस पेशेंटली सारे लेक्चर्स को देखना है. ये है लेक्चर नंबर 1. ठीक है, और गाइस बहुत सारे बच्चे को फिजिक्स को लेकर डाउट रहता है, तो फिजिक्स में कहाँ से करें. तो गाइस मैंने फिजिक्स को लेकर भी बता दिया कि आप इजी फिजिक्स ऐप ज्वाइन कर सकते हो. मेरा कोड यूज कर लेना, एप्रन बॉय. तो क्या होगा, वहाँ पे आपका 1000 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा. ठीक है, 1000 रुपया आपका डिस्काउंट हो जाएगा. आई थिंक वो 8000 में आपका पड़ेगा. 8000 में कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स मिल जाएगा आपको. बहुत अच्छे टीचर्स ने पढ़ाए हैं. ठीक है, बहुत अच्छे टीचर पढ़ाए, पूरा हिंदी में आपको पढ़ाएंगे, अच्छे समझ में भी आएगा. ठीक है गाइस, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो. आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ लो. ठीक है, एंड आप खुद से भी बायोलॉजी कर सकते हो. तो गाइस पूरा मैंने प्लान बता दिया आपको कैसे करना है, अगर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है तो. ठीक है, तो आज का इस लेक्चर में हमको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है. तो आज के इस लेक्चर में हमें करना है आइसोमर्स क्या होते हैं. ठीक है, आइसोमर के कौन कौन से टाइप होते हैं. एंड फाइनली हम देखेंगे आज स्ट्रक्चरल आइसोमर. एंड उसके बाद हम देखेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, कैसे उसे हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये चारों टॉपिक को आज मुझे कवर करना है. आप लोग को पेशेंटली देखना है. ठीक है, समझना है. ठीक है, नीट 2022 एंड 23 दोनों को टारगेट लेके चल रहे हैं. ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर आपको मेरे से बात करना है तो आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप मेरा टेलीग्राम पे आ जाओ. ठीक है, वहाँ पे एक ग्रुप है जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो. एंड एक चैनल है जहाँ पे मैं हमेशा अपडेट करते रहता हूँ. ठीक है, ओके, तो ये सब मुझे बताना था. द एप्रन बॉय सर्च करना मिल जाएगा आपको. गाइज, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस करवाएंगे जो बहुत मस्त क्वेश्चंस होंगे. एंड जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है, तो ये नोट्स बिल्कुल भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप नहीं, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ये नोट्स सारे. ठीक है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो. एंड गाइस, ये नोट्स मेरे खुद के नोट्स है, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने खुद से लिखा है. ठीक है, तो ये आपको हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. नीट 2022 का प्रिपरेशन 23 का करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. गाइस, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि एक मिनट, चलो हाँ, अब हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म में. ठीक है गाइस, आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले देखो इसका डेफिनेशन. मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. आप समझते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होता है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा एंड स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे. ठीक है, तो उसे हम आइसोमर्स बोलेंगे. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर, आइसोमर्स. तो आइसोमर जो होता है ना गाइस, स्ट्रक्चर उसका 2D 3D दोनों में चेंज हो सकता है. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज आइसोमर. आई होप आपको बेसिक पता होगा, थोड़ा थोड़ा तो बेसिक पता ही होगा ना कि आइसोमर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अब डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये थोड़ा अलग वे में, इसी सेम बात है, दोनों बात क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा अलग वे में बोला गया है. क्या दूसरा क्या बोला गया कि कंपाउंड तो अलग अलग है. ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. जैसे गाइस, आप ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को देखो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर दोनों का अलग है. तो बोथ आर आइसोमर्स. ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी बोल सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स. ठीक है, समझ में आ गया ना, तो दे आर कॉल्ड एज आइसोमर. आइसोमर को भी डिटेल में समझेंगे. ठीक है, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे. ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का में भी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या है, C2H6O. ठीक है, अब ये फॉर्मूला, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बने हैं. ठीक है गाइस, एक अल्कोहल एंड एक कीटोन है, सॉरी ईथर है. ठीक है, एक अल्कोहल एंड एक ईथर है. तो गाइस यहाँ पे आप देखो
कि दोनों का क्या है, फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है, सो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। आई होप आपको आइसोमर के बेसिक समझ में आ गए। ठीक है, आगे हम अभी डिटेल्स में समझेंगे कि टाइप ऑफ आइसोमर्स क्या क्या होता है, आइसोमर कितने टाइप के होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, दो टाइप के हो गए, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर के भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स एंड फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हो गए आइसोमर के। फाइन, अब स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं इसके भी टाइप है, हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर को हम स्पेस आइसोमर बोलते हैं एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर जो था उसका भी टाइप से फर्दर कौन कौन, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर क्या होता है, तो इसके भी दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब देखो गाइस, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये आज हम डिस्कस करेंगे और ये पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं समझते हैं। आइसोमर विच डिफर्स इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम। कनेक्टिविटी क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कार्बन है, ठीक है, अब इसके दोनों साइड मतलब 4 बॉन्ड है, अब इसमें कौन कौन से एटम कनेक्टेड है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी में अलग होगा, बस डिफरेंस होगा, तो दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये जो क्वेश्चन लिया है इसमें या इस कार्बन पे देखो ब्रोमीन ऐड है। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल में इस कार्बन पे ब्रोमीन ऐड है, बट दोनों के फॉर्मूला सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन C4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन H9 एंड 1 ब्रोमीन। ठीक है गाइस, सेम चीज़ यहाँ भी होगा, आप देख लो C4 1 2 3 4 एंड 3 2 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन भी 9 एंड ब्रोमीन। आपने देखा ना, तो गाइस यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस अंतर क्या है, तो स्ट्रक्चर में, पोजीशन में। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, कनेक्टिविटी में अलग है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। गाइस स्ट्रक्चरल आइसोमर के टोटल 6 टाइप्स थे। कौन कौन टाइप्स थे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर्स एंड फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, टोटल 5 टाइप्स। ठीक है, एक लास्ट में और हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, टॉटोमर्स होता है। ठीक है, 6 हो गया टॉटोमर्स, तो वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं गाइस चेन आइसोमर क्या होता है, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेन आइसोमर क्या होता है, तो चेन आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रिंसिपल चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम, बस प्रिंसिपल चेन अलग होंगे। ठीक है, तो हो सकता है एक कंपाउंड ऐसा होगा जो 3 कार्बन का, मतलब 3 उसमें प्रिंसिपल चेन होगा 3 कार्बन का। हो सकता है कि उसी कंपाउंड में उसी फॉर्मूला से एक कंपाउंड ऐसा बनाया गया जिसमें प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का हो गया। सो गाइस यही चीज़ है यहाँ पे कि प्रिंसिपल चेन अलग होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, एग्जांपल के साथ हर चीज़ को समझेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। अब मैंने क्या किया, बस ये किया कि लास्ट वाला एक कार्बन को उठा के मैंने यहाँ ले आया, यहाँ भी 4 कार्बन है बट फॉर्मूला अलग है, मतलब फॉर्मूला से मैं बोले तो स्ट्रक्चर अलग हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर अलग हो गया, स्ट्रक्चर अलग होने से गाइस नाम भी अलग हो गया। आप देखो नोमेनक्लेचर का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने नोमेनक्लेचर का पूरा सीरीज डाल दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो, ऑर्गेनिक मास्टर सीरीज नोमेनक्लेचर द एप्रन बॉल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, चेन आइसोमर। ठीक है गाइस, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है एंड यहाँ भी 5 कार्बन है, बस अंतर क्या है, तो सबका प्रिंसिपल चेन अलग है। यहाँ पे प्रिंसिपल चेन टोटल यही हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल चेन ये हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल चेन ये हो गया। ठीक है, तो गाइस जहाँ पे प्रिंसिपल चेन अलग हो दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर। आई होप आपको अब डाउट नहीं होगा चेन आइसोमर में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन, नाम भी सबका अलग अलग हो गया। ठीक है गाइस, ये नोट्स अपने आप नोटबुक में बना लेना। ठीक है, आप अपने नोटबुक में जरूर उतारना। ठीक है, एंड बाद में ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। गाइस ये क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। ठीक है, ये 5 कार्बन का पीसी है, ये कितने कार्बन का पीसी है, ये 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, और ये कितने कार्बन का है, तो ये 3 कार्बन का, पीसी बराबर 3 कार्बन का।
ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर, दे आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये क्वेश्चन देखो, ये कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, करो, ट्राई करो। यहाँ पे देखो ये चेन कितने कार्बन का है, यहाँ पे देखो आप प्रिंसिपल चेन, ये हो गया ना प्रिंसिपल चेन। ठीक है, ये कंटिन्यूअस चेन है, यहाँ पे ये देखो तो बोथ आर चेन आइसोमर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बोथ आर चेन आइसोमर, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर। फाइन। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड प्रिंसिपल चेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, प्रिंसिपल चेन भी सेम होगा, बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप और सीसी डबल बॉन्ड, सीसी ट्रिपल बॉन्ड। तीन चीज का मैंने बात किया, या तो कोई एटम और ग्रुप का पोजीशन अलग होगा, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग होगा। दे आर कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर, मतलब पोजीशन अलग अलग हो रहा है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल चेन भी सेम है, बस पोजीशन अलग हो रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, ये 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, कितने हैं, 5 कार्बन का, ये भी 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, बट जो ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप, ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है और ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों कार्बन अलग अलग है। आप नोमेनक्लेचर वाला वीडियो देखना, वहां पे आपको समझ में आएगा कि टाइप ऑफ कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये अलग है और ये अलग अलग है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो आप, इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड एक इस पोजीशन में, इस यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स, बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पे देखो, ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है एंड ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, सो दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स। गाइस नोट डाउन करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, मैंने बात किया था डबल बॉन्ड का भी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, क्योंकि पोजीशन आइसोमर के डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था, पोजीशन आइसोमर के डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल चेन भी सेम होना चाहिए। ठीक है गाइस, बट यहाँ पे क्या प्रिंसिपल चेन सेम है थर्ड वाले में, नहीं। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है ना गाइस, थर्ड वाला है क्या चीज, चेन आइसोमर। किसका, सेकंड का नहीं, फर्स्ट का। यहाँ पे लिखो फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर। ठीक है, समझने की बात है ना। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आता है रिंग चेन आइसोमर। गाइस इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आप डेफिनेशन पढ़ो, बस बात इतना ही है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बस अंतर क्या होगा, तो उसका एक कंपाउंड जो होगा रिंग में होगा और दूसरा कंपाउंड चेन में होगा, बस रिंग चेन। एक कंपाउंड रिंग में होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 4, और इस रिंग में कितने कार्बन है, 4। ठीक है, और आपको पता होगा कि आई होप आपको नहीं पता होगा, अब हम पढ़ाएंगे आपको अनसैचुरेशन फैक्टर। ठीक है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर अगर किसी कंपाउंड का 1 होता है, मतलब उसमें एक रिंग या तो एक डबल बॉन्ड। कैसे, रिंग और डबल बॉन्ड दोनों एक ही चीज होते हैं, मतलब अलग अलग चीज होते हैं, उसके लिए अनसैचुरेशन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है, ठीक है, मतलब उस कंपाउंड में या तो एक रिंग होगा या तो एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये दोनों होता है। तो गाइस यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे रिंग है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे रिंग है। ठीक है, एंड दोनों का अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है। हम आगे डिटेल में बात करेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर का, तो आई होप आपको वो चीज़ समझ में आएगा। रिंग चेन आइसोमर अगर आप अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा नहीं आया है, तो आगे आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है। ठीक है, सॉरी हाँ चेन है, और यहाँ पे 3 कार्बन का रिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड 1। ठीक है, और एक क्या है, एक रिंग है।
एक पाई बॉन्ड और एक रिंग यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अगर आपको नहीं पता है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या है तो वेट करो, मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। वैसे थोड़ा सा सिंपली बताते हैं कि अगर कहीं डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और एक पाई का वैल्यू अनसैचुरेशन फैक्टर में 1 होता है। आया नहीं आया? चलो मेटामर्स अब देखो, ठीक है। मेटामर्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम, समझो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत लिखा गया है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स इज अटैच्ड विथ, यहाँ पे बट हटाना है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हैविंग, देखो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम समझाते हैं मेटामर्स क्या होता है। देखो वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो एंड उसमें एक बाईवैलेंट एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, और उसके दोनों साइड में जो अल्केन चेन होगा या फिर अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो बस अलग अलग होंगे, और इतना ही है। मेटामर्स यही है, ठीक है। बोथ ऑफ द साइड चेन्स कैसे लिखा हो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद डिफरेंट, ये है ना, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप्स अलग होंगे, दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स, ठीक है। फिर से समझते हैं मेटामर्स क्या होता है। वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो, तो ये क्या हो गया, आइसोमर। बट और भी थोड़ा सा डिटेल में है क्या, मेटामर्स। तो वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उसमें एक पॉलीवैलेंट या फिर डाईवैलेंट एटम होना चाहिए, ठीक है, और उसके दोनों साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, एंड दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स, बस, ठीक है। मेटामर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके दोनों साइड नहीं होते ना, एक ही साइड होगा ना, एक ही साइड से कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप लग सकते हैं ना, सो दे मेटामर्स मोनोवैलेंट कंपाउंड में नहीं होते हैं। फाइन, आपको समझ में आ गया ना कि मेटामर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइप है दैट इज, अच्छा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखो ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके दोनों साइड में क्या है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एंड इसके दोनों साइड में क्या है, एक प्रोपाइल है एक मिथाइल है, सो दे आर मेटामर्स। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, दोनों के दोनों 2 डिग्री है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, सो दे आर मेटामर्स। सिंपल है, मेटामर समझ में आ गया, सिंपल है ना गाइस। एक चीज समझो कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का डिग्री चेंज होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 डिग्री की जगह पे 3 डिग्री हो जाता, देन दोनों मेटामर्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ साउंड्स आ रहा है बाहर से, आई थिंक डिस्टर्बिंग साउंड है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में बहुत सारे साउंड्स आते हैं, मैनेज कर लो, ठीक है। चलो पढ़ना है तो मैनेज तो कर ही लेंगे ना। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। जैसे देखो यहाँ पे अल्डिहाइड हो गया और यहाँ पे कीटो, ये क्या है, कीटोन होगा जी, ये थोड़ा गलत लिखा गया, ठीक है। ये क्या है गाइस, ये है अल्डिहाइड, एक मिनट जस्ट हमको चेंज करने दो। ये क्या है, अल्डिहाइड, ठीक है, और ये क्या है, कीटोन। ये क्या है, अल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। तो गाइस आप देखो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ये हो गया अल्डिहाइड एंड ये हो गया कीटोन, अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया, बट आप दोनों का कंपाउंड का फॉर्मूला निकालोगे ना, दोनों का सेम ही है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर। वाई फंक्शनल? आप देखोगे कि यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे अल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा वही चीज़ को यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, ठीक है, ये अल्डिहाइड कीटोन का हो गया, ठीक है। अल्कोहल का गाइस ईथर के साथ होता है, आपको हम अल्कोहल का भी एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, अल्कोहल एंड ईथर का, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर लेना, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का CH3
CH2 मान लो OH, ये हो गया अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल के साथ ईथर का होता है, ईथर कैसे लिखेंगे, CH3O CH3। तो कैसे ये दोनों जो कंपाउंड है, ये एंड ये, इन दोनों का क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। क्यों, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे ईथर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ये चीज़ भी। गाइस कुछ क्वेश्चंस है, ये आप देखना आराम से, ठीक है। मैं यहाँ पे आप इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नहीं, ये मैंने बताया है कि नाइट्राइल का होगा किसके साथ, आइसोनाइट्राइल के साथ, थायोल का होगा किसके साथ, थायो ईथर के साथ, ठीक है। ये फेनॉल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ठीक है, बेंजीन के केस में। और भी देखो, ये अल्डिहाइड का मैंने बता दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, एस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है, सबके सब क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। आगे बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनसैचुरेशन फैक्टर। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ले जाते हैं, 5 मिनट के अंदर हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अनसैचुरेशन फैक्टर, इसका दूसरा नाम क्या है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHD बोलते हैं इसको, ठीक है। अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, मैंने थोड़ा सा पहले भी बात किया आपसे कि अनसैचुरेशन फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है या फिर कितना रिंग है। बस अगर किसी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपाउंड में एक रिंग है या फिर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन फैक्टर उसका 2 है, इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में या तो 2 डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, या फिर 2 रिंग है। तो ये सारे कंडीशंस हो गए अनसैचुरेशन फैक्टर का। आई होप आपको समझ में आया कि अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है। अब जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं जो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। कि अनसैचुरेशन फैक्टर इज अ नंबर विच इंडिकेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट है वो चीज दिखाता है अनसैचुरेशन फैक्टर, ठीक है। अब मान लो किसी का अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है, मतलब अगर वो कंपाउंड एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक मतलब रिंग नहीं है, तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर वो कंपाउंड साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है, वो मोनोसाइक्लिक रिंग होगा, एक रिंग होगा। मैंने बोला ना कि अगर UF1 आ रहा है मतलब एक डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है, और या तो एक रिंग है, ठीक है। अगर UF2 आ रहा है, अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 2 आ रहा है, मतलब अगर वो कंपाउंड एसाइक्लिक है, मतलब अगर उसमें रिंग नहीं है, इसका मतलब क्या कि उसमें 2 पाई बॉन्ड ही होगा। अगर रिंग नहीं है तो 2 पाई बॉन्ड होगा। और अगर वो कंपाउंड साइक्लिक है तो हो सकता है कि एक रिंग होगा एंड एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 रिंग ही होगा। सो दे आर द कंडीशन, सो दीज आर द कंडीशन फॉर अनसैचुरेशन फैक्टर 2, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आपको अनसैचुरेशन फैक्टर वहां पे कैलकुलेट करके बतानी है। जैसे इस क्वेश्चन में बताओ कितना होगा, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताओ, इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा, एक रिंग दिख रहा है और 3 पाई बॉन्ड है, तो कितना हो जाएगा UF, यहाँ पे UF 4। यहाँ पे देखो रिंग कितना है यहाँ पे देखो, 2 रिंग को ज्वाइन किया है ना, एक ये रिंग हो गया एंड एक ये हो गया, ठीक है। तो UF बराबर 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस कुछ बच्चे पूछेंगे भैया अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर फ्रॉम अ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, ठीक है, मान लो कि बेंजीन का C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है भाई, अब इसका UF क्या होगा, आप बताओ क्या होगा, बताओ। तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे तो पता चल ही जाएगा कि रिंग है, डबल बॉन्ड है, क्या है, तो पता चल जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा तब कैसे करेंगे, वो चीज़ का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। 3 रूल्स बताएंगे, रूल्स को ध्यान रखना है एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो, इफ़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला कंटेन्स ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। आपको पहले वाला जो है ना, इसको थोड़ा अच्छे समझना है, बाकी इसी पे बेस्ड है, ठीक है, बाकी जो रूल्स है इसी पे बेस्ड है।
तो इफ़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज अ हाइड्रोकार्बन, मतलब देखो हम खुद से आपको समझाते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ होगा, ठीक है, क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तब आपको क्या करना है, देन सब्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एज प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एंड डिवाइड बाय 2। देखो थोड़ा सा टफ है समझने में, हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है कि कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6। अगर 6 कार्बन का अल्केन का हम बात करें, ठीक है, अल्केन कितना, 6 कार्बन का, ठीक है, तो क्या होगा, अल्केन कितना होगा, 6 कार्बन का अल्केन का क्या होगा फॉर्मूला, C6H 6 दूना 12 + 2 14, C6H14 होगा ना, होगा, ये अल्केन का फॉर्मूला होगा। तो आपको क्या करना है कि जितने कार्बन है उस कार्बन के अल्केन में कितने हाइड्रोजन है, तो 14 है, उसमें से गिवन हाइड्रोजन को आपको माइनस करना है, 6 है, बाई 2 से डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो 14 में से 6 गया तो 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4। आपने यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे कि बेंजीन का अनसैचुरेशन फैक्टर कितना था, 4। समझ में आ गया आपको क्या करना है? अगर समझ में आ गया तो इसका करके दिखाओ क्या होगा। वीडियो पॉज करो और करो। देखो 4 कार्बन है, ठीक है भाई, तो 4 कार्बन का अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H 4 दूनी 8 + 2 10, ये हो गया अल्केन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 - 6/2 बराबर 2 से डिवाइड करना है, याद रखना 2 से डिवाइड करना है। तो 10 में से 6 गया तो 4/2 बराबर 2। अब UF बराबर 2 आता है मान लो, तो इसका कंडीशन क्या क्या आता है, UF 2 आया, इसका मतलब क्या क्या हुआ, या तो एक रिंग होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, या दोनों के दोनों रिंग होंगे, या फिर 2 पाई बॉन्ड होंगे, यही सारा कंडीशन हो सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है कि इफ़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स एनी मोनोवैलेंट एटम अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के और कोई मोनोवैलेंट एटम है, लाइक हाइलोजन्स है, ठीक है, देन आपको क्या करना है कि उस हाइलोजन को हाइड्रोजन मान लेना। बाकी आगे जैसा रूल था ना, बाकी जो ये रूल है ना, किधर गया ये वाला, वही अप्लाई कर देना आपको, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो इस एग्जाम्पल में C3H7Cl है, ठीक है, एक हाइलोजन है, तो आपको क्या करना है, इस हाइलोजन को भी हाइड्रोजन मान लेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर इस हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन मान लेते हैं तो क्या मेरा फॉर्मूला आएगा, C3H8 हो गया। अब बाकी ये C3H8 हो गया ना। अब इसके बाद का जो रूल है UF कैलकुलेट करने का, जैसे रूल नंबर 1 में जो भी बताया ना मैंने, ये वाला वही चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो 3 कार्बन का अल्केन में कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 दूनी 6 2 8, 8 - 8/2 बराबर 8 में से 8 गया तो 0, अनसैचुरेशन फैक्टर कुछ नहीं, मतलब ये अल्केन है, ठीक है, ये क्या है अल्केन, अनसैचुरेशन फैक्टर यहाँ पे 0 आया, मतलब अल्केन है ये, ठीक है गाइस। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस सबको आपको क्या करना है C2 और सबको हाइड्रोजन मान लेना है, सबको हाइड्रोजन। चलो C2H4 मान लिए। अब 2 कार्बन के अल्केन, 2 दूनी 4 + 2 6, 2 दूनी 4 + 2 6, तो C2H6 होना चाहिए 2 कार्बन का अल्केन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 - 4/2 बराबर 1, मतलब इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है। तो गाइस 2 कार्बन का तो रिंग बन नहीं सकता है, 2 कार्बन का रिंग बन नहीं सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है, मार्क करो यहाँ पे। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछ दे यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि इफ़ अ कंपाउंड हैविंग UF बराबर 1, तो क्या इसमें मस्ट है कि एक रिंग होगा ही। अगर 2 कार्बन का कंपाउंड है तो उसमें रिंग नहीं होगा ना जी, 2 कार्बन के कंपाउंड में आप रिंग नहीं बना सकते हो ना,
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा रूल क्या है कि इफ़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स एनी डाइवैलेंट एटम लाइक ऑक्सीजन देन सच एटम्स आर सिंपली नेग्लेक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग यूएफ। अगर मान लो डाइवैलेंट एटम है, ठीक है, डाइवैलेंट है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करो, बाकी जो पहला रूल था उसी को अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर देना है, बाकी C4H10 का जो यूएफ होगा वही हमको कैलकुलेट करना है। तो यूएफ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 + 2 10, ये अल्केन ही है, तो यहाँ पे यूएफ 0 आएगा। एक्चुअली ये अल्केन ही है, पहले से अल्केन है, तो यहाँ पे यूएफ 0 आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, बाकी ये Cl है, ये Br है, ठीक है। तो इसको ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, C3H628, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो 3 दूनी 6 + 2 8, ये भी अल्केन है, ये भी क्या है, अल्केन है, तो यूएफ यहाँ पे भी 0 ही होगा, ठीक है। ये भी अल्केन है, तो यूएफ 0 ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो 4th नंबर पॉइंट है, 4th नंबर रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझो। इफ़ द मोलिकुलर फॉर्मूला कंटेन्स एनी ट्राईवैलेंट एटम like nitrogen, then subtract 1 hydrogen for each nitrogen present in the molecular formula and neglect nitrogen। मतलब आपको क्या करना है ना, जितने भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे उसके बदले में आप एक हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, बाकी फॉर्मूला को कंटिन्यू करो। देखो जैसे इस क्वेश्चन में देखो C5H5N था, ठीक है। अब इसका यूएफ हमको कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे 5 था ना, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, ठीक है। एंड नाउ नाइट्रोजन को रिमूव करो, एंड नाउ अब जो यूएफ का रूल है पहला वाला उसी को अप्लाई करते हैं। यूएफ बराबर, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे अल्केन में, तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12 - 4/2, तो 12 में से 4 गए तो कितना होगा, कितना होगा भाई, अरे बोलो, 8 × 4 = 12, 8/2 4, तो यहाँ पे यूएफ कितना होगा 4, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो हाँ लास्ट है। खुद से करोगे या मैं कर दूँ, खुद से करोगे या मैं कर दूँ, चलो खुद से करो, कल डिस्कशन कर लेंगे। आई थिंक समझ में तो आना चाहिए ना आपको। सो गाइस कुछ नहीं है, बस आपको ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करना है, नाइट्रोजन के बदले में एक हाइड्रोजन को माइनस करना है, ब्रोमीन क्लोरीन, मतलब ये जो है ना लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने सारे रूल को इंक्लूड करके एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करो, नाइट्रोजन के बदले में एक हाइड्रोजन माइनस करो, और क्लोरीन ब्रोमीन को एक साथ लेके हाइड्रोजन मान लो, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, C3HClBr की जगह पे 5 2 5 6 7 और एक नाइट्रोजन C6, इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो गाइस अगले दिन हम पढ़ेंगे क्या चीज़, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर आपका क्या खत्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म हो गया, एंड अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो आप मेरा टेलीग्राम जाओ, टेलीग्राम, ठीक है, क्या चीज़, द एप्रन बॉय, सर्च करोगे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे हम इसका नोट्स डालेंगे, एंड टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप कुछ पूछ सकते हो और मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आई होप बेटर आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं नीट 2022 या 23 के लिए। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, जस्ट सिंपली कि मैंने 165 मार्क्स स्कोर किया था केमिस्ट्री में, दैट्स वाई मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहना।